तो आज हम लोग कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का 6th लेक्चर। ठीक है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने किया है क्वांटम नंबर्स कर लिए थे। ठीक है, सारा क्वांटम नंबर हमारा चारों का चारों जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, कि किसको क्या डेजिग्नेट करना है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ रिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो पिछली क्लास में एक चीज़ जो है वो मैंने वहाँ पे एडिट भी किया था, बट एक चीज़ का जो है वो मैंने गलती से मिसराइट कर दिया था। वो था आपका एंगुलर स्पिन का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो स्पिन का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला मेरा था h/2 इंटू एस प्लस वन, जहाँ पे s जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए +1/2 आएगा। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये फॉर्मूला था। गलती से मैंने उसको उस दिन L/L+1 लिख दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले तो आप काउंट डाउन कर लीजिएगा, इसको एरर को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या आ जाते हैं, अपने 6th लेक्चर पे आ जाते हैं। आज हमने पढ़ना है बेसिकली सबसे पहले तो पढ़ना है कि शेप्स कैसे ऑर्बिटल के डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसी सी जगह पे इमेजिनरी रहता है, इस जगह पे रहता है, उस जगह पे रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, हमें पता है। बट इलेक्ट्रॉन जो है उसका मतलब ऑर्बिटल जो है उसका शेप कैसा है। जैसे हमने एस पढ़ा, पी पढ़ा, डी पढ़ा, एफ पढ़ा, अलग अलग होंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर ऑर्बिटल में अलग अलग है, तो फाइंडिंग की तो क्या उसके शेप हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं, किस रूल से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस रूल से जो है वो हम इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन का हम एडअप करेंगे, जैसे कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा, एक्सेप्शन पता लग जाएंगे कि वाइल वी आर राइटिंग द व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या क्या तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं जनरली। तो उसमें कुछ एक्सेप्शन और सब चीज़ों को मिलाकर हम लोग जो है वो अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है जो हम लोग मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, बट मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा उसे समझाना चाहता हूँ। ठीक है, वो क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सिंपल सा पॉलीज एक्सक्लूजन का स्टेटमेंट था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दैट no two electrons no two electron in an atom can have all the values of quantum number same। मतलब हमारे पास कितने क्वांटम नंबर थे, 4 थे। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा था स्पिन। तो ये क्या कह रहा है, किसी भी एटम का एक, हमने तो पहले स्पेसिफिक एटम का बात किया, उस स्पेसिफिक एटम का एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्पिन, चारों चीज़ें जो हैं वो सेम नहीं हो सकती एट एनी कॉस्ट। ठीक है, मतलब ये चारों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। अब देखो क्या है, ये स्टेटमेंट तो छोटा सा था, बट इसमें से हमने क्या क्या मतलब निकाला और कितनी ज़रूरी चीज़ें इससे समझ आई ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। वो जो है वो इस स्टेटमेंट से नहीं पता चलती, वो आपकी जनरल नॉलेज से पता चलती है कि आप क्या क्या इस स्टेटमेंट से समझ पाते हैं। देखो क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन का ना, अगर मान लो किसी फाइनल ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल है, उस मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, उसका एस ऑर्बिटल है। लेट सपोज कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन का वैसे 1s1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ेंगे भी कैसा होता है। तो 1s1 मतलब ये हो गया। मान लो कि उसने ना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एच नेगेटिव है, जस्ट अज्यूम कर लो क्या है, एच जो है वो नेगेटिव है। ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, पीछे लाइट। क्या कहा मैंने आपको, एच जो है वो नेगेटिव है, तो इसके पास 1s2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अगर मैं इसका एन, एल और एम लिखता हूँ, ठीक है, तो एन क्या है, 1 है, दोनों इलेक्ट्रॉन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। एल की बात करें तो क्या है, दोनों एस के लिए हैं, तो एल 0 रहेगा दोनों के लिए, तो ये एस ऑर्बिटल में है, ये भी एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। एम की बात करूँ तो एम भी 0 रहेगा दोनों के लिए,
एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल। अब आप स्पिन पे आओगे ना, तो एक का अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का क्लॉकवाइज होगा, एक का अपवर्ड होगा तो दूसरे का डाउनवर्ड होगा। तो स्पिन अगर एक की +1/2 ले रहा हूँ ना, तो स्पिन जो है दूसरे की -1/2 मतलब देख रहे हो क्या है डिफरेंस क्या है। एक तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक ऑर्बिटल में, जो एक स्पेसिफिक बॉक्स है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे पी ऑर्बिटल है तो वो मत मान लेना। पी ऑर्बिटल ऐसा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, दूसरे ओरिएंटेशन में 4 5 6। समझ रहे हो, मतलब इसका मतलब समझ क्या है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, मतलब एट द एंड आकर आपका एक चीज़ तो डिफरेंस होगा ही। मोर स्पेसिफिक बात करो तो अगर ऐसा भी, ये तो देखो क्या है, ये मैंने एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की बात करी। अगर किसी ऑर्बिट का 1s और 2s का हो सकता है तो वहाँ क्या हो जाएगा, n का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, एक एक अगर p ब्लॉक में पड़ा है, एक 2s और 2p का हो जाएगा, तो वहाँ पर किसका डिफरेंस आ जाएगा, l का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ 0 है l और यहाँ क्या है, 1 है। तो देख रहे हो, मतलब क्वांटम नंबर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है बहुत बहुत वास्ट चीज़ बताती है। वो सबसे पहले बताती है कि एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जो कि बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने जो पहले थ्योरीज पढ़ी उनमें फॉर्मूला क्या था, 2n² वाला था, 2 8 18 18 32, ये वाला था ना। तो ये 2n² वाली चीज़ को डिस्कार्ड करके क्या है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दैट टू विद ऑपोजिट स्पिन। वो उसने बोला नहीं कि दैट टू विद ऑपोजिट स्पिन, बट हमें खुद समझ है कि अब अगर सेम ऑर्बिटल की बात करें तो फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स तो ऑपोजिट होंगे ही। ये ना हो कि आपने ये ले लिया, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर है जी, बट आपने स्पिन ले लिया दोनों का 1/2, तो गलत हो जाएगा। तो एक, मतलब कि सारे चारों की चारों क्वांटम नंबर की प्रॉपर्टी 2 इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम सेम हो ही नहीं सकती एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब इससे हमें ये भी पता चल गया कि देखो एस के पास एक ऑर्बिटल था तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी के पास कितने थे, 3 ऑर्बिटल थे तो 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही डी में थे 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी चीज़ हमको किससे क्लियर हुई, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्लियर हुई। ठीक है, उसके बाद ना हमारे पास कुछ कंक्लूजन आ जाते हैं, क्वांटम नंबर के ही कंक्लूजन मैं ले रहा हूँ। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप ध्यान में रखना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब भी ये हमारे सामने आएगी। ठीक है, और इसका बहुत ही वाइटल रूल है, ये जो ये जो रूल था ये बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो अब कंक्लूजन हम लोग किसकी ले रहे हैं, क्वांटम नंबर की ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सबशेल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ सबशेल की बात करूं तो नंबर ऑफ सबशेल, सबशेल को रिप्रेजेंट किससे करते थे, एल से। ठीक है, अगर मैं सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसको किससे करते थे रिप्रेजेंट, एल से। तो नंबर ऑफ सबशेल एल विल बी इक्वल टू एन, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होगा नंबर ऑफ सबशेल किसी स्पेसिफिक की। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर 1s की बात करिए, लेट सपोज 1 की बात करिए, 1s की है, 1n1 की बात करिए, फर्स्ट के शेल की बात करिए, तो उसमें जो है सबशेल कैसे पता लेगा, एल क्या होता है, 0 to n-1 होता है, तो 0 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया, एस आ गया हमारे पास कौन सा, सबशेल। ठीक है, समझ आई बात। तो ये आपका हो गया, एक आया ना, एक ही एन भी 1 था और यहाँ पे सबशेल भी आया, वो भी एक 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। देखो क्या है, अगर हम लोग n1 ले रहे हैं ना, n1 ले लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 ले लिया, तो l जो आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। हम पढ़ के आए ये चीज़, l 0 आएगा मतलब एक ही हमारे पास सबशेल आएगा। ठीक है, और वो क्या आएगा, l 0 से s आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब उसके बाद अगर मैं ले लूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर मैं ले लूँ तो वो किसके इक्वल होंगे, 2l+1। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको निकालने हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2l+1। जैसे कि अगर l 0 है तो हमें पता है s, और वो s ऑर्बिटल के लिए होता है, l 0 जो होता है वो s ऑर्बिटल के लिए होता है। बट अगर हम कहीं की निकाल के दिखाओ तो वो क्या होगा, l 0 के लिए फॉर्मूला निकाल देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें पता लगाने की s में कितने होते हैं, हमें पता लगाना है कि s में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं।
तो आप फॉर्मूला पुट कर दिया 2 × 0 + 1, तो यहाँ पता चल गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें कितने होंगे, एक होगा। L1 है, उसके लिए हमें पता है P के लिए बात कर रहे हैं वो, हमें पता है P के लिए, अब P के लिए पूछे भैया कितना ऑर्बिटल है निकाल के दिखाओ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए क्या रहेगा, 2 × 1 + 1 मतलब 3, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन P ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 3, वैसे ही फर्दर जो है वो निकल आएगा। ये कंक्लूजन था हमारा, ठीक है। ऊपर से हमें अभी 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 हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करके आए, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की बात पढ़ के आए, तो हमें ये भी पता चल गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो किसी ऑर्बिटल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो, ठीक है, तो क्या रहेगा 2 × 2 + 1, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, इस नंबर के, ठीक है। तो अगर आपका जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, एस में 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एस ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 है, तो 2 × 2 1 + 1 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पी ऑर्बिटल में, ये यहाँ से पता चल गया, ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या पता चलती है कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लिखा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। एन की वैल्यू, एन कहीं नहीं लिखा हुआ है ना हमने यहाँ पे, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालते वक्त भी एन की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हुए भी हमें एल की ज़रूरत, एन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना था इस लेक्चर में, हमें बेसिकली शेप शेप को एक्सेस करना था कि किसका क्या शेप रहेगा, ठीक है। तो हमारे को दो तीन चीज़ें पढ़नी है, एक पढ़ना है रेडियल वेव फंक्शन विद आर, फिर दूसरा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि क्या था, आपको बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था फाई स्क्वायर जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी था, जबकि हमारे पास फाई का कोई ज़्यादा खास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद आर का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा पढ़ेंगे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ विद आर, आर मीन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या है बेसिकली, अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि हम किसी किसी ऑर्बिटल का शेप कैसे डिफाइन करें, ठीक है। और शेप डिफाइन करने हमें कोई सूटेबल प्रूफ चाहिए उसके लिए, ठीक है, कि कोई प्रूफ होना चाहिए कि इस बेसिस पे हमने कह दिया कि एस जो है वो हमें पता है स्पेरिकल दिखेगा, टी जो है वो डम्बल दिखेगा, या डी जो है वो डबल डम्बल दिखेगा, या एफ जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ते हैं, तो वो वैसा दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक बेसिस चाहिए था, ठीक है। तो हमारे पास हमने कुछ ग्राफ्स की स्टडी की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, यही सब चीज़ें आई थी, ठीक है। आपका फाई वेव फंक्शन भी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो भी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की आई है जब उसने हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्यूशंस निकाले थे, ठीक है। तो उसका आपके पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ है और कैसे इन सबको मिलके जो है वो हम किसी चीज़ की शेप को डिफाइन कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, द मोस्ट प्रोबेबल region of finding the electron is orbital। ये चीज़ आपको पता है कि द मोस्ट प्रोबेबल रीजन ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या था, ऑर्बिटल, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या थी, 90 to 95% थी। 100 नहीं लिख देना है कि भैया 100% है कि वहीं इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बट क्या है ना कि जो हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाला था ना फाइव स्क्वायर, तो हमने कहा था कि ज़ीरो होना बड़ा मुश्किल है इसका, नेगेटिव तो चलो कभी होगा ही नहीं, बट ज़ीरो होना बहुत ही डिफिकल्ट है। और वो भी कौन से टाइम पे पॉसिबल है, जब जो आपका डिस्टेंस है, जब हम किस डिस्टेंस पे बात करें, इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं, तब जब हम क्या करते हैं फाई को जो है, फाई मीन्स वेव फंक्शन को नेगेटिव ज़ीरो कंसिडर कर सकते थे, और फाई को ज़ीरो कंसिडर करना मतलब फाई स्केयर को बेसिकली ज़ीरो कंसिडर कर सकते थे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि फाई स्केयर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी उसको नेगेटिव तो कभी हम मान ही नहीं सकते, बट ज़ीरो मानने के लिए भी बहुत ही रेयर चांसेस है, वो बहुत ही दूर मतलब इलेक्ट्रॉन हो तब की बात है, उस फाइव स्केयर को जीरो कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये ग्राफ पढ़कर इलेक्ट्रॉन के जो है
जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसके अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना आपका रेडियल वेव फंक्शन जो है वो कराता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन आपका लिख दिया। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन लिख दिया और साथ में मैंने क्या लिखा है, 3 ग्राफ बना दिए हैं, एक आपका 1s ऑर्बिटल के लिए, एक आपका 2s ऑर्बिटल के लिए, एक आपका 2p ऑर्बिटल के लिए, बिटवीन वेव फंक्शन एंड आर। तो बेसिकली पहले मैं रेडियल वेव फंक्शन का जो है वो डेफिनेशन लिख देता हूँ। रेडियल वेव फंक्शन डिफाइंस द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या है, रेडियल वेव फंक्शन डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं हम, रेडियल वेव फंक्शन को और क्या बोलते हैं, रेडियल डिपेंडेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल डिपेंडेंस। जो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली हमें कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, तो देखो एक आपका है 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ, 2s ऑर्बिटल के लिए, 2p ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, यहाँ देख रहे हो वेव फंक्शन जो है वो पहले मैक्सिमम थी, कम होती जा रही, कम होती जा रही है। ठीक है, 2s के केस में क्या हो रहा है, वेव फंक्शन जो है वो डाउनवर्ड गई, नेगेटिव हुई, पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हुई और फिर क्या हो गई, जीरो की तरफ टेंड करने लग गई। दूसरा 2p में क्या है, जीरो से शुरू हुई है वेव फंक्शन और उसके बाद बढ़ती गई, एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा और उसके बाद वो कम होना शुरू हुई। तो इन ग्राफ्स का पहले बताते हैं सिग्निफिकेंस क्या। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वेव फंक्शन, वेव फंक्शन मीन्स फाई पढ़ रहे हैं। फाई का लेमैन लैंग्वेज में हमने बताया था एम्पलीट्यूड, बट ये क्या है, वेव फंक्शन है, वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को जो है रेडियल वेव फंक्शन क्या बता रहा है आपका, तो देखो ये जो है ये कम होता जा रहा है ना विद डिस्टेंस। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, वैसे तो फाइव स्केयर प्रोबेबिलिटी बताती है, बट फाइव भी क्या बताएगी, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो है वो जब आर कम है, मीन्स वो न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, जब वो आर कम है और न्यूक्लियस के पास है तो वेव फंक्शन बहुत ज़्यादा है। बट जैसे ही दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की टेंडेंसी जो है वो हमारी कम होती जा रही है। ठीक है, दूसरे केस में देखो 2s के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s के पास क्या है, 2s के पास क्या है देखो, एट न्यूक्लियस, एट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब, एट न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब कहेंगे, क्या है जो है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास अच्छी खासी। ठीक है, बट क्या हो रहा है फिर डिस्टेंस, जब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो फाई यहाँ पर इस पॉइंट पर जीरो हो गया, देखो फाई जो है वो यहाँ जीरो हो गया। ठीक है, फाई जो है वो यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा इस रीजन में, और इस रीजन को हम बोल देते हैं नोड या रेडियल नोड। ठीक है, बेसिकली हम इसको बोल देते हैं नोड, इस रीजन को हम बोल देते हैं, इस रीजन को हम बोल देते हैं नोड या रेडियल सरफेस नोड। ठीक है, ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली क्या है, हमने न्यूक्लियस सेंटर में है और हमारे दूर दूर जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम हर पोजीशन पर जो है वो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नियर द वट, नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है 1s के केस में। और जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी या टेंडेंसी जो है वो कम होती जा रही है। 2s के केस में भी जो क्या है, वो यहाँ जो है एट द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ टू द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की टेंडेंसी वो है मैक्सिमम, बट धीरे 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 वो कम होती जा रही है, एक पॉइंट पर जीरो आ गई जहाँ पर फाई जो है वो जीरो हो गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं रेडियल सरफेस नोड या सिंपली नोड। ठीक है, तीसरा केस है पी ऑर्बिटल का, 2p ऑर्बिटल का। तो 2p ऑर्बिटल का देखो जीरो से शुरू हो रहा है पहले, तो उन दोनों में रेडियल वेव फंक्शन जो है वो, जो आपका वेव फंक्शन जो है वो जीरो नहीं, जीरो से नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, नो डाउट यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या है, पहले ही आपका जीरो आ गया। ठीक है, उसके बाद जो ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक पीक अटेन किया जहाँ पर क्या है, हमें ये मैक्सिमम जो है वेव फंक्शन या मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और फिर उसके बाद क्या रहेगा, ये पीक जो है वो डाउनवर्ड जाने लग जाएगा। जो कि क्या है, हर केस में क्या चल रहा है, एक तो जब आपका आर जो है वो इनफाइनाइट को टेंड, आर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तब जो है फाई जो है आपका, जो आपका फाई है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है।
मतलब जब जब आपका आर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, आपका फाई जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें पता चली। एक ये इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन को बता रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेडियल वेव फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, और रेडियल वेव फंक्शन में हमने क्या पढ़ा, 1s का जो है रेडियल वेव फंक्शन जो है का ग्राफ जो है वो पहले एकदम यहाँ पर पीक पे था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, रेडियल वेव फंक्शन जो है विद डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा 2s के लिए पढ़ा, 2s के लिए पढ़ा कि रेडियल वेव फंक्शन जो है वो नियर द न्यूक्लियस, मतलब आर जब बहुत कम है तब क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जब बहुत कम है तब वो मैक्सिमम है रेडियल वेव फंक्शन, एक टाइम पर जीरो होगा और उसके बाद जो है वो नेगेटिव होगा और फिर जो है वो आपका जीरो की तरफ टेंड करने लग जाएगा। तीसरा केस था 2p का। 2p में क्या था, पहले ही रेडियल वेव फंक्शन जो है फाई जो है वो रेडियल वेव फंक्शन जो है वो जीरो थी और उसके बाद धीरे धीरे वो इंक्रीज हुआ रेडियल वेव फंक्शन एंड देन इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो हम एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब जब आर जो है वो टेंड कर रहा है किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, तब आपका सॉरी जब आपका आर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तब आपका फाई जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। मीन्स जैसे आर बढ़ता जा रहा है दूर दूर जाता जाता है, वेव फंक्शन रेडियल वेव फंक्शन या वेव फंक्शन जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट जहाँ पर फाई जीरो आया था वहाँ पे क्या होता है, इसे हम कह देते हैं नोड या रेडियल नोडल सरफेस। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की टेंडेंसी ना के बराबर होती है। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा बेसिकली, इसका हमें आगे जाके पता चलेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि नोड बेसिकली ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि यही चीज़ें हैं देखो शेप जो है डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि क्या है ना, अब आप पढ़ोगे आगे जाके ना कि स्फीयर है, जो एस है, एस ऑर्बिटल है वो बेसिकली स्फीयर फॉर्म में होगा। तो एक स्फीयर आएगा, उसके बाद हमें यहाँ दिख रहा है कि नोड आ गया। तो नोड आ गया मीन्स क्या है, अब उस स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उस स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट उसके आगे जाएंगे तो एक ऐसा एरिया आएगा जिसे हम नोड कहेंगे और उस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फिर उस नोडल रीजन के बाद जो है इलेक्ट्रॉन हमें मिलने लग जाएगा और फिर से क्या होगा, जो आपका एक ऑर्बिटल से नोडल एरिया आया था वो रीस्टोर होकर फिर से आपका ऑर्बिटल एरिया आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो यही सब चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करने में काम आती हैं शेप्स के मॉलिक्यूल के। ठीक है, ऐसा जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि फाई का जो है वो कोई सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ खास बताता नहीं है वो, बट हम रेडियल वेव फंक्शन बता रहा है उसका, बेसिकली वेव फंक्शन बता रहा है उसका। ठीक है, विद डिस्टेंस, तो ये इसका इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा ये बता रहा है कि आपका वेव फंक्शन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा, यहाँ देख रहे हो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरी सिग्निफिकेंस इस रेडियल वेव फंक्शन को पढ़ के हमारे को ये मिली है कि जो आपका वो रहेगा नोडल एरिया रहेगा, वो नोडल एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा हमें। तो एक नोडल एरिया भी आएगा ग्राफ के बीच में, जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, एक एक जगह पर आएगा कि आपका वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा और वेव फंक्शन जहाँ पर जीरो होगा उसे हम लोग कह देंगे नोडल एरिया, नोडल नोड, रेडियल सरफेस नोड या फिर नोड। ठीक है, सिंपली तो ये चीज़ जो थी ये इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस थी और इसने शेप डिटरमाइन करने में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ पे, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिए किसके, तीन ग्राफ ड्रॉ कर दिए, 1s के लिए, 2s के लिए और 2p के लिए। अब आप देख रहे होगे कि क्या है, मैंने यहाँ वाई एक्सेस पे क्या ले लिया और फाइव स्केयर लिया, यहाँ फाइव स्केयर, यहाँ फाइव स्केयर, यहाँ फाइव स्केयर लिया। तो आपको पता है कि फाइव स्केयर का जो है वो सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फाइव स्केयर जो है वो क्या बताता है आपको, ये जो फाइव स्केयर के बारे में मैक्स बॉर्न ने बताया था हमें। ठीक है, कि क्या देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। दूसरी बात यह है कि फाइव स्केयर जो है वो स्केयर है, तो वो क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मिलने की जो है टेंडेंसी जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ नेगेटिव में है, क्योंकि या तो होगी या नहीं होगी, ये दो दो चीज़ें हो सकती हैं ना। इन्फिनिटी में नहीं है, यहाँ कहीं है, चांसेस हैं भाई 2%, 4%, 4%, 5%, ये नहीं ना कह सकते कि -8% है मीन्स के नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो फाइव स्केयर जो है बेसिकली बताता है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं और कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो ग्राफ है ना समवट सिमिलर लगेगा आपको रेडियल वेव फंक्शन वाले ग्राफ जैसे, बट यहाँ पर जो है नेगेटिव जो है वो क्वांटिटी कभी नहीं होगी। मतलब देखो यहाँ वही है, आपका न्यूक्लियस के पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब देखो यहाँ इस ग्राफ का जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो ये क्या दर्शा रहा है कि इस पॉइंट पर जो है व्हेन द डिस्टेंस इज दिस, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन मिल नहीं जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ 100% मिल जाएगा, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज नियर टू द न्यूक्लियस, ये पॉइंट जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। फिर हम दूर जाते जा रहे हैं और जो है वो फाइव स्केयर कम होता जा रहा है, मीन्स फिजिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होती जा रही है, मीन्स
इलेक्ट्रॉन का मिलना उतना ही कम होता जा रहा है। दूसरे केस में ले लो 2s का केस है, ठीक है। 2s के केस में आप देख रहे हो एक नोड आया, नोड पिछली बार भी आया था, बट नोड के बाद जब रेडियल वेव फंक्शन पढ़ रहे थे तो वो नेगेटिव हो गया था, जबकि मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या जो है या फाई स्क्वायर जो है वो कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी आपकी कभी भी। तो जैसे यहाँ आया, यहाँ एक नोड आया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो गई, और उसके बाद आपका फिर ऊपर उठा एंड देन फिर वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई। तीसरे में क्या है, यहाँ जीरो से शुरू हुआ, ये 2p के लिए जीरो थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नियर टू द न्यूक्लियस, धीरे 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 न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे, तो क्या हो गया, एक आपका जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल जो है वो बढ़ता गया। एक पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट अचीव हुआ कि यार यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। बट उसके बाद फिर जो है वो आपका आर बढ़ते बढ़ते जो है फाइव स्केयर फिर कम होने लग गया, मीन्स ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 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 पर मैक्सिमम है पी ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल के मैक्सिमम, उसके बाद और दूर 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 दूर। अब ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी जो है वो कम होती जाएगी कम होती जाएगी, और एक टाइम पे जीरो हो जाएगी। वो बहुत दूर के लिए है, बट अभी के लिए आपने ये समझ लिया, ठीक है। तो अब इस ग्राफ के बहुत अच्छे सिग्निफिकेंस थे, इसने शेप को परफेक्टली बताने में मदद करनी शुरू कर दी। शुरुआत जो थी वो रेडियल वेव फंक्शन से हो गई, तो आप ये कह सकते हो कि रेडियल वेव फंक्शन का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, शेप बताने का और दूसरा नोड के बारे में बताने का, ठीक है। बट और शेप को इन 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 मोर डेप्थ जो है वो इसने बताया, इसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर वाले ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है देखो, यहाँ जो है एस ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, पहले तो न्यूक्लियस के पास जीरो नहीं है, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के पास जीरो नहीं है, धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया। मीन्स के क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है शुरू में, और बाद इसमें क्या है, पी ऑर्बिटल में जो है वो पहले शुरू में जीरो है, जबकि यहाँ पर मैक्सिमम है। मीन्स कि इससे समझ पा रहे हो अब क्या है, यहाँ से ना एक एक अजम्पशन लगाई गई कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं ना न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, ठीक है। तो एस न्यूक्लियस एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस ऑर्बिटल के जो एस ऑर्बिटल जो है वो आपका एस ऑर्बिटल में पड़ा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, जबकि पी ऑर्बिटल में जो पड़ा होता है न्यूक्लियस वो क्या होता है, पी ऑर्बिटल में जो पड़ा होता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर होता है। एस ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करता है नियर टू द न्यूक्लियस, तो हम ये मान के चलते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है वो क्या है, क्लोज है टू द न्यूक्लियस, एंड जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, दूर है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तभी यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी मैक्सिमम है नियर द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं एस ऑर्बिटल में जब है, देख रहे हो, समझ रहे हो, सिंपल सी चीज़ है कि ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस क्या है, मैक्सिमम है। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एस ऑर्बिटल में रह रहे हैं तो वो न्यूक्लियस के क्लोज रह रहे हैं, मतलब जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास है। इनडायरेक्टली तो यही कहना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का जो कि एस ऑर्बिटल में पड़ा है न्यूक्लियस के पास होना मीन्स कि पूरा जो एस ऑर्बिटल है वही जो है वो न्यूक्लियस के पास है, तो ये समझ आई। और पी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, पहले तो एकदम जीरो है, मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में पड़ा है वो न्यूक्लियस के पास तो हो ही नहीं सकता है, थोड़ा दूर जाने पर क्या है, पी ऑर्बिटल आपको मिल रहा है, देख रहे हो ना, ये चीज़ समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। सी हमारे पास क्या आ गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन सबसे एडवांस है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो है वो दो ग्राफ ड्रॉ कर लिए 1s के लिए, ठीक है। और इसको करने से पहले मैं आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें निकाला हमने हमें ज़रूरत क्यों पड़ी वो पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है देखो, अभी हम लोग पढ़ के आए डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और आर का ग्राफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ आर का ग्राफ पढ़ के आए, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ है, जो फाइव स्केयर आर का ग्राफ था, जो ये ग्राफ था, ये जो बात करता है ना, जो ये हमें मतलब ये जो हमें सिग्निफिकेंस दे रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो ये पूरे न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्ट्रास्ट में बात कर रहा है, मीन्स के सिर्फ किसी पर्टिकुलर लेयर की बात नहीं कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे पूरे के पूरे जो है वो न्यूक्लियस की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब देखो क्या है, हम लोग ये ग्राफ पढ़ के आ गए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि क्या है, न्यूक्लियस के पास आर जब बहुत कम है तब क्या है, आर व्हेन द डिस्टेंस इज़ वेरी लेस, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है,
धीरे धीरे जो है वो इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जीरो की तरफ टेंड करे, जो मैंने आपको बता दिया था कि फाइव विल टेंड टू जीरो व्हेन आर विल टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। बट क्या है, वॉल्यूम ऑफ शेल जो है वो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जो वॉल्यूम ऑफ शेल है, जब डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम तो शेल का बढ़ता जाएगा, बट क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती जाएगी विद द डिस्टेंस, ठीक है। ये फाइव स्केर ये जो है वो मतलब ये जो फाइव स्केर आर का ग्राफ है ये होल डेंसिटी बताता है ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। बट मैंने कह दिया ना कि एटम जो है वो आपका काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आपका एटम काफ़ी बड़ा है, उसका इसने पूरा दे दिया, ठीक है। चलो एक पूरे एटम का बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द होल एटम क्या होगा इस ऑर्बिटल में, कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। तो उसने स्पेसिफिकली वन एस ऑर्बिटल जो है, मान लो यहाँ कहीं वन एस ऑर्बिटल होगा, उसमें एटम के अंदर जो वन एस ऑर्बिटल होगा उस न्यूक्लियस के अराउंड उसकी इलेक्ट्रॉन की पूरी टेंडेंसी पूरा एक चिट्ठा बता दिया। बट मैं कह रहा हूँ कि मैंने पर्टिकुलर ऑर्बिट का, लेट सपोज मैंने पर्टिकुलर ऑर्बिट का किसी एटम में लेयर की बात कर दी है ना, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और मैं मान लो वन एस की ही बात कर रहा हूँ, और मैंने जो है वन एस पे ना, वन एस काफ़ी बड़ा है, मान लो पूरा पूरा ऑर्बिटल जो है, लेट सपोज कि अभी आपको पता नहीं है, बट आप मान लो, मान के चलो, आगे भी प्रूफ हो जाएगा कि वन एस जो है वो ऐसा है कुछ स्फेरिकल, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना किसी पॉइंट के लिए, किसी पॉइंट की जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो उसके लिए क्या करते थे, इस पॉइंट पर आर होगा, ये आर हम आर वन ले लेते थे, फिर क्या होता था किसी स्फेरिकल बॉल का आप इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे यहाँ इस पॉइंट का, फिर ये इस पॉइंट का, फिर एक इन्फिनिटी के पॉइंट के लिए है ना, ये आर वन, ये आर नॉट है ना, अंडर द सर्कल, फिर एक आ जाएगा आपका अंडर आर नॉट आ जाएगा, है ना। तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए जो है, अलग अलग पॉइंट्स के लिए जो है वो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताने का, कि हाँ कितनी डेंसिटी होगी। जैसे होता है ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करा हुआ है कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लिया, सर्कल के बिल्कुल एकदम सरफेस पर एक पॉइंट ले लिया, और एक बाहर सर्कल के ले लिया, वहाँ पर जगह जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताई। उसी तरह अगर मैं बात कर दूँ कि सर्कल के इस पर्टिकुलर अंदर वाले पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सर्कल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, फिर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बात करें, मतलब कि सरफेस के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, सरफेस पे सरफेस तक कितनी होगी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, है ना, इस पॉइंट तक कितनी होगी। तो उसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल में अलग अलग जगहों पर मैंने वन एस की अगर बात करी तो इस पॉइंट पर कितनी होगी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से, फिर इस पॉइंट पे कितनी होगी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की न्यूक्लियस से, ठीक है। तो ये अलग अलग पोजीशन पर बताने के लिए हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ग्राफ हमारे पास आ गया, ठीक है। तो देखो ये ना, इस ग्राफ का बहुत सिग्निफिकेंस है। अभी तो मैं वन एस की ही बात कर रहा हूँ, देखो क्या हुआ, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर जब हमारा प्रोबेबिलिटी बात करें हम लोग, प्रोबेबिलिटी हम किसी पर्टिकुलर उसकी बात करेंगे, एक पर्टिकुलर लेयर की बात करेंगे जिसका कुछ वॉल्यूम होगा डीवी, है ना। तो क्या होता है जब हम प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फाइव स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डीवी से। यही हमारा क्या देता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या, डीवी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइव स्केयर इंटू फोर पाई इंटू आर इंटू डी आर, ठीक है। तो हम लोग डीवी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। तो ऐसे जो है हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पर फोर पाई आर स्केयर इंटू फाइव लिख दिया, ठीक है। जब हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, और यहाँ आपका आर है, डिस्टेंस है। तो जब मैंने क्या पढ़ा, वन एस के लिए पढ़ा, तो क्या आया, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, वहाँ पर तो था बट यहाँ न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की एक्यूरेट पिन पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस है ही नहीं। थॉमसन का मॉडल गलत बोला था ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। बट जब हम आगे जाते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आर नोट ऐसा आया जहाँ पर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है मिलने की टेंडेंसी वो है मैक्सिमम, जो है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे तो एकदम शुरू जो है वन एस का ग्राफ हुआ जीरो से, मीन्स कि ये न्यूक्लियस को दर्शा रहा है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। धीरे 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 क्या हुआ, एक हम एक पॉइंट पे पहुंचे जिसको हमने कहा आर नॉट, और उस पोजीशन पे मैंने कहा वन एस का क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ, ये वाला ग्राफ तो आपको समझ आ गया जो हम लोग पीछे वाला कर चुके हैं। इसके बाद अगर मैं इस बात कर लूँ, लेट्स सपोज कि मैं वन एस वन की बात कर रहा हूँ, है ना, वन एस वन ही होगा, वन एस में वन इलेक्ट्रॉन हो, तो ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, न्यूक्लियस पे जीरो, धीरे धीरे मैक्सिमम, और ये आर नॉट पहुंचेगा।
और जब ये आर नोट को कैलकुलेट किया गया ना, तो ये आर नोट आया 52.9 पिकोमीटर, जो कि किसके इक्वल था, बोहर के हाइड्रोजन रेडियस जो उसने निकाला था ना, उसी के इक्वल था। और यहाँ हम भी किसकी बात कर रहे हैं, 1s1 मीन्स हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या होगा, ये दोनों चीज़ें सिमिलर आई, तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट था हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जो देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला आपको क्या है, डिप नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ग्राफ क्या बता रहा है हमें, इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलने की इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रहेगी, इस पॉइंट पर पर्टिकुलर जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। अब जो है वो हम 1s 2s और 2p का भी देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो 1s का हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो वाला ग्राफ पढ़ चुके हैं और वहाँ पे हमने उससे आर नोट निकाल दिया। ठीक है, अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, 2s की बात कर रहे हैं यहाँ, और 2p की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो देख रहे हो आप ग्राफ क्या आ रहा है यहाँ पर जो है, यहाँ भी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के पास दोनों के में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं भी न्यूक्लियस में कभी हो नहीं ना सकते, वरना अगर न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पीक पे होता, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पिन कट एक्यूरेसी पे न्यूक्लियस पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन दोनों में नहीं होगा। फिर दोनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फिर यहाँ देखो 2s में जो है वो नोड आया, 2p में नोड नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप ग्राफ, यहाँ मैक्सिमा जो है वो 2 बार आ रहा है, यहाँ मैक्सिमा जो है वो 1 बार आ रहा है। मीन्स के पहले मतलब समझ रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने का एक तरीका है। इसने रेडियस तो बताए, साथ में स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब देखो 2s में क्या हो रहा है, 2s में एक डिप आ रहा है और उसके बाद फिर पीक आ रहा है, पीक आया, डिप आया और फिर पीक आया। जबकि 2p में एक जाके पीक आया और उसके बाद वो कम होने लग गया। समझ रहे हो। अब देखो, अगर आप अब हम जब आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसने 2s के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। पता है क्या, 2s का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ये आपका 2s ऑर्बिटल रहेगा, उसके बाद एक नोडल रीजन आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसके बाद एक और रीजन आएगा आपका जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो है ये ऑर्बिट वाला रीजन। तो 2s का ग्राफ, 2s का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो ये कुछ ऐसा होगा। देख रहे हो कैसे, पहले क्या रीजन है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उसके बाद एक डिप आया, मीन्स के एक रीजन ऐसा आया जहाँ पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की टेंडेंसी जीरो रहेगी। उसके बाद फिर से जो है वो इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी बढ़ती गई, बढ़ती गई, जो कि चीज़ यहाँ भी हुई, बट यहाँ नोड नहीं आया 2p वाले में। और 2p वाले में क्या हुआ, एक बार पीक अचीव हुई और फिर कम हो गई। ठीक है, पीक का लेवल देख रहे हो, हाइट, पीक का हाइट जो है 2p की कम है, 2s की ज़्यादा है। ठीक है ना, मतलब इससे पता है क्या पता चलता है, सबसे पहले देखो ये वाला पोर्शन, ये देख रहे हो ये ज़्यादा है इसका, और इसकी पीक कितनी ब्रीक सी है। इसका मतलब पता है मैक्सिमा जो है वो यहाँ तक 2s के केस में ज़्यादा देर तक रहा है। मतलब ये जो 2s वाली पार्ट है ना, ये न्यूक्लियस के क्लोज रह रहा है। समझ रहे हो, मतलब ये जो पोर्शन है ये मैक्सिमा दर्शा रहा है, मीन्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के 2s के केस में न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा, या ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल 2s वाला जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा। जबकि यहाँ तुरंत अचीव हुआ इलेक्ट्रॉन मिलने का एरिया, और उसके बाद जो तुरंत डिप हो गया, मीन्स कि 2p वाला ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के कहीं क्लोज नहीं होगा, वो थोड़ा सा दूर ही होगा। ठीक है, आपको समझ आई कि 2s का मैंने कह दिया कि जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा न्यूक्लियस के पास, इसलिए जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है और ज़्यादा देर तक है। ठीक है, ये जो यहाँ देख रहे हो ये चीज़ जो है वो ऐसे कांस्टेंट सी हो गई है, मीन्स कि ये जो प्रोबेबिलिटी हाई वाली थी ये हाई ही रह रही है। देख रहे हो ये पीक 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 है ना, ऐसा रहेगा कुछ, ऐसा पीक रहेगा और उसके बाद कम होना शुरू होगा। तो ये पीक जो है वो ज़्यादा देर तक रह रही है, मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा देर तक है और इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 2s में ज़्यादा है। ठीक है, जबकि 2p में अचानक से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पर मिल रहा है और उसके बाद में नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ आपकी क्या डिफाइन कर देती है कि आपका 2s जो है वो क्या है, क्लोजर है टू द न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस। और ऑल्सो क्या है, 2 पीक्स हैं इसमें 2s में। ठीक है, 2 पीक्स हैं तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू 2p। ठीक है, तो इनके बेसिस पे जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ गए। ठीक है, अब अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो तीन जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं ना, किसी ने कुछ बताया है ना, किसी ने बताया कि नोड होते हैं, नोड के बारे में बताया, रेडियल वेव फंक्शन जो फर्स्ट था। उसके बाद सेकंड आपका आया
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला, ठीक है, वहाँ उसने बताया कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इतनी होगी और वो ग्राफ नीचे डिप होके नेगेटिव नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। तो उसने भी नोड के बारे में बताया। उसके बाद जो है हमें थर्ड ग्राफ आया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ, ठीक है। वहाँ पे हमें पता चला कि 2s में जो है वो पीक जो है वो ज़्यादा देर तक रह रही है। मीन्स कि जो 2s वाला ऑर्बिटल है कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है कि जो है वो आपके न्यूक्लियस के जो है वो पास रहेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा एज़ कम्पेयर टू 2p। क्योंकि 2p में जो था वो पीक जो था वो मैक्सिमम जो आ रहा था वो एक तो पहली बार एक ही बार आ रहा था, जबकि 2s में 2 बार आ रहा था। और दूसरी बार जब 2p में पीक आ रहा था तो वो एक बहुत ही माइनर टाइम के लिए, बहुत ही माइनर रेडियस के लिए था, इतने से डिस्टेंस के लिए था। फिर सडन डिप जो था वो डाउनवर्ड चला गया, इसका प्रोबेबिलिटी का, आपके फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो जब हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया था आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई। उसके बेसिस पे जो है वो स्ट्रक्चर सामने रखे गए सबके, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एस का स्ट्रक्चर, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, ठीक है। एस स्ट्रक्चर, एस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जो कि क्या आया, स्फीयर आया और नॉन डायरेक्शनल आया, ठीक है। अब क्या हुआ, 1s का स्ट्रक्चर तो सिंपल ऐसा था। 2s का जब हमने ग्राफ पढ़ा उसमें पढ़ा एक 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 अपवर्ड और एक फिर डिप, मतलब नोड, और उसके बाद फिर अपवर्ड को। तो 2s का जब स्ट्रक्चर देखा गया ना तो कुछ आया ऐसा, फिर एक नोड की लेयर और फिर एक आपका ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल बीच में से ब्रेकेज रहेगा, यहाँ पे एक नोडल रीजन रहेगा जहाँ पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ आपको मिलने नहीं वाला है, ठीक है। वैसे आपका 3s के लिए स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाएगा और नोड जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। तो नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे, या रेडियल नोड्स क्या हो जाएंगे, n-1। 2 के लिए क्या रहा, 2-1, 1 नोड, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड्स आपको पता चले। उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आ जाते हैं पी स्ट्रक्चर पर, पी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर। पी ऑर्बिटल आपका कैसा था, डम्बल। आपका पी ऑर्बिटल जो रहेगा वो डम्बल रहेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें रहेगा पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा। मान लो ये है आपका एक्स है, ये जेड है, ये वाई है, तो ये आपका हो गया पी एक्स। इसी तरह पी वाई और पी जेड अपने अपने पर्टिकुलर ऑर्बिटल पे। और जितना ज़्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा आपका, ये 2p(x) का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। 2p(x) में जो है वो कोई भी नोड नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ नोड्स अगर बात करूं मैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स की बात करूं, तो जो है 3p(x) में जो है एक नोड होता है, ठीक है। और 2p(x) में एक भी नोड नहीं नजर आ रहा, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला रहेगा फॉर p ऑर्बिटल n-2, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड जो हैं वो p ऑर्बिटल्स के लिए क्या हो जाएंगे, n-2। अदर देन रेडियल नोड आ जाता है एक नोडल प्लेन आ जाता है p ऑर्बिटल के बाद से, ठीक है। क्या होता है, अप टू s ऑर्बिटल जो है वो आपके पास क्या होता है, ओनली रेडियल नोड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो नोड्स भी दो तरह के आएंगे, एक आएगा रेडियल नोड्स और दूसरा आता है आपका जब प्लेन पे कट करते हैं ना तो उसे हम एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कहते हैं, ठीक है। नोडल प्लेन या फिर इसको एंगुलर नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो है वो n-2 रहेगा p ऑर्बिटल में। बट अगर मैं बात करूं p s ऑर्बिटल का, मैंने सिर्फ, देखो ये मैं दो चीज़ें सब मर्ज हो गई। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स p में रहेंगे, p ऑर्बिटल में कितने रहेंगे, n-2। और s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-1 थे। s ऑर्बिटल्स में एंगुलर नोड या नोडल प्लेन जो है वो नहीं रहता है, कोई नोडल प्लेन नहीं रह रहा है। तो जो है मैं इसको रब कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि एंगुलर एंगुलर नोड, एंगुलर या नोडल प्लेन जो है वो किस में रहता है, एनपी एंड एनडी में, ठीक है। ये यहीं पे शो करेगा, क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली क्या है, किसी नोडल प्लेन या एंगुलर प्लेन जो है, एंगुलर नोड जो है वो कब होगा, जब कोई प्लेन आपको कट करे। और मुझे पता है एस जो होता है, एस जो होता है वो एक स्फीयर होता है। तो स्फीयर को आप किसी भी प्लेन पे कट कर लो, वो एक ऐसी सिमेट्रिकल बॉडी है जिसको काटना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है, कट जो है ना वो सिर्फ उसी एंगल पे लगेगा जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। पर स्फीयर स्फीयर तो एक यूनिफॉर्म बॉडी है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। जबकि ये देखो पी ऑर्बिटल है, ठीक है। इस पी ऑर्बिटल को अगर मैं, मान लो ये एक्स एक्सिस पे पड़ा है ना, तो मैं इसको इस एक्सिस पे काट सकता हूँ। देखो ये है आपका वाई,
और ये आपका है z। ठीक है, तो ये x पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको x इस एक्सिस पे काटूं, देखो ये वाली एक्सिस होगी कौन सी, अगर मैं इसको वाई जेड एक्सिस पर कट करूं तो इसमें हमें ये क्या मिलेगा, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन मिलेगा। ठीक है, तो ये 2px के लिए हमारे को कितने मिले हैं, एक एंगुलर नोड मिला है। ठीक है, तो ये आ गया एक, समझ आई बात। तो इसके लिए मैं अगर फॉर्मूला लगा दूं तो ये रहता है आपका नोडल प्लेन के लिए रहता है एल। ठीक है, एंगुलर नोड रहते हैं आपके एल के इक्वल। तो अगर आप यहां से भी देख लो तो एस के लिए जो आपका एल होता है, एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए आपका जो एल होता है वो जीरो होता है, तो उसके लिए एंगुलर या नोडल प्लेन जो है वो क्या हो जाएंगे, जीरो। जबकि हर पी ऑर्बिटल में एल जो होता है वो वन होता है, तो हर पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन रहेगा आपका। जैसे कि अगर ये एक्स एक्सिस पे पड़ा है तो आपका वाई जेड एक्सिस पर एक कट लग जाएगा ऐसा, जो कि इस एरिया को काटता जाएगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो जीरो रहेगी। तो नोडल प्लेन या एंगुलर प्लेन जो है वो ऐसे कहीं भी नहीं बन जाता है, उसी पॉइंट को कट करता हुआ जाता है जहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डी ऑर्बिटल में। अब इसके बाद आ जाता है डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल में पता है हमें क्या होते हैं, पांच ऑर्बिटल होते हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। तो डी ऑर्बिटल का सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल डम्बल। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर समझना है सबसे पहले। देखो क्या होता है, ये है आपका एक्स एक्सिस मान लो, इसे वाई मान लो और इसे जेड मान लो। ठीक है, तो चार पांच होते हैं, एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये पांच ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और एक चीज और, एक वर्ड और समझ लो, डी जेनरेट ऑर्बिटल का मतलब। ठीक है, ये सारे जो है ये डी जेनरेट ऑर्बिटल हैं। पी में जो पी था ना, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी सबकी एनर्जी सेम थी तो इसे भी डीजेनरेट कहा था। तो जहां भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये देख लो डबल डम्बल स्ट्रक्चर है। ठीक है, डी ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं डी एक्स वाई के स्ट्रक्चर की बात करूं तो डी एक्स वाई जो होता है ना वो एक्स वाई प्लेन पे पड़ा होता है, और वो एक्स और वाई लाइन को कट नहीं कर रहा होता है। जैसे मैं ये देखूं, मान लो ना मैं ऊपर से देख रहा हूँ इसे, किसी ज़मीन पे पड़ा हुआ है और ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो अगर मैं डी एक्स वाई ड्रॉ करूंगा ना, मान लो ये मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि ये कहीं नीचे ज़मीन पर एक्स और वाई लाइन खिंची हुई है और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, यहाँ मेरी आँख है। ठीक है, ऊपर से मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ ये ऐसे समझ लो, यहाँ आँख है मेरी। ठीक है, तो जो डी एक्स वाई का ऑर्बिटल होता है ना वो कुछ ऐसे बनता है, देखो एक्स के भी बीच में से निकल जाएगा और वाई के भी बीच में से निकल, इसके भी बीच में से और ये इसके भी बीच में से। तो एक्स वाई, डी एक्स वाई मीन्स जो एक्स और वाई को कट ना करे और उनके प्लेन के बीच में हो। ठीक है, तो इसमें जो है दो नोडल प्लेन आ जाते हैं। नोडल प्लेन का फॉर्मूला मैंने बताया ना, एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन, उसके लिए फॉर्मूला था आपका एल। ठीक है, और एल यहाँ पर क्या रहेगा, डी के केस में एल इन केस ऑफ डी रहेगा टू। तो यहाँ पे नोडल प्लेन जो है, नोडल प्लेन या एंगुलर नोड जो है वो दो आएंगे। दूसरा रेडियल नोड भी यहाँ होगा, और वो कितना होगा, n माइनस थ्री। रेडियल जो है नोड वो है वो n n n पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली रेडियल नोड का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दूँ ना, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है, उसके लिए भी, पीछे वाले केस के लिए भी जनरल फॉर्मूला रेडियल नोड के लिए रहता है आपका n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका होगा रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला यूनिवर्सल। चाहे आप पीछे भी लगा देना, हम बेसिकली क्योंकि क्या था ना, n माइनस वन या n माइनस टू तो जनरल केसेस में लिख रहे थे जब 1s 2s 2p था। ये जो है ये हर जगह वैलिड रहेगा। तो जितने भी अपने फॉर्मूले अभी तक रेडियल नोड के किए ना, सिंपल जहाँ मैं नोड बता रहा था कि n 1s के केस में आपने क्या ले लिया था, n माइनस वन ले लिया था, है ना, वहाँ पे आप वो फॉर्मूला छोड़कर आप ये ले सकते हो। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड का फॉर्मूला हो जाता है L इक्वल टू एल, एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन जो है वो इक्वल टू एल रहता है। डी के केस में वो क्या आ जाएगा, टू। अब देखो क्या है,
मैं और स्ट्रक्चर की बात ज़्यादा करूंगा नहीं, एक मैं एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर आपको बता दूंगा। बाकी अगर मैंने आपको डी एक्स वाई बता दिया तो आप उसके ही अकॉर्डिंग डी एक्स जेड और डी वाई जेड भी पता लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस डी एक्स वाई की बात करूँ, तो इसमें नोडल प्लेन कैसे होगा, देखो एक जो है आपका ना, अगर आप थ्री एक्सिस थ्री एक्सिस में समझते हो ना, तो ये कुछ ऐसा होगा पहले तो, डी एक्स वाई, ठीक है। तो इसको ना हम दो एक्सिस पे काट सकते हैं, जो दो एक्सिस इसको बच रही है ना, जैसे एक्स वाई है तो बच क्या रहा है, वाई जेड बच रहा है और एक एक्स जेड बच रहा है। ये आपकी इमेजिनेटिव पावर पे है, ठीक है, कि आप कितना इमेजिन कर सकते हो। पर अगर नहीं समझ पा रहे तो देखो, जो एक्स वाई है वो एक्स वाई तो बच गया, उसके अलावा जो दो बचेंगे ना वही इसके नोडल प्लेन होंगे। एक तो ये वाई जेड प्लेन पे काटा जाएगा जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो होगी, और दूसरा प्लेन होगा आपका एक्स जेड प्लेन। तो ये इन दो प्लेन्स में काटा जाएगा। अब अगर आपका मान लो ये होता डी वाई जेड होता है ना, ये अगर डी वाई जेड होता, मान लो इसको मिटा दिया, ये y है और ये z है, अगर ये z और y प्लेन होता, तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन आते हैं ना, वो कौन से दो प्लेन पे आते हैं, एक तो एक्स वाई पे आते हैं, दूसरा एक्स जेड पे आते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो नोडल प्लेन हो जाते हैं, नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड, ठीक है। तो और f का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर का, इनके थोड़े से अलग से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। डी एक्स स्केयर और वाई स्केयर में ना, ये देखो एक्स वाई एक्सिस, ये आपका जेड है, तो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, ये एक्सिस पे ऐसे पड़ा होता है, ये हो गया आपका डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। उसके बाद आपका जो डी जेड स्केयर होता है उसका डोनट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डोनट स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होगा, जेड एक्सिस ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको, इसमें भी जो है नोडल प्लेन या एंगुलर नोड जो है वो कितना रहेगा, एल के बराबर, जो कि दो रहेगा। इसमें कॉनिकल स्ट्रक्चर एक आता है, ठीक है, नोड नोड जो है वो कॉनिकल स्ट्रक्चर आता है जिसको दो में पार्टीशनाइज कर देते हैं। तो आपको जस्ट इसको ऐसा समझने की कोशिश नहीं करना है कि कैसे स्ट्रक्चर बना है इसमें, इसमें जस्ट पता लगा लेना है कि भाई डी है तो दो रहेगा, ठीक है। कॉनिकल फॉर्म की एक कट होता है इसका, ठीक है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो पढ़ने वाली है नहीं, ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक डी का स्ट्रक्चर आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है ना आपका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी चीज़ में, जो है इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है किसी चीज़ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए देखो, पहले हाइड्रोजन के केस में ना जो सिंपल जो ये रहता है, 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, ठीक है। एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में जो है एनर्जी जो है वो डायरेक्टली जो है डिपेंडेंट है किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, मतलब एन पे डिपेंडेंट है, एल पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। बट आप जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हो ना, तो एल का भी एक क्रूशल रूल आता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। बट जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो अकेला है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन चीज़ें भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड हो जाती है, एन पे भी और एल पे भी, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी, ठीक है। तो एनर्जी किस पे, दो चीज़ों पे डिपेंड होगी, एन और एल, ठीक है। अब इसका ना, इसका मतलब कॉज क्यों, ये कॉज ऐसा आया क्यों कि भाई हाइड्रोजन में थोड़ा वो सिंपली जो है वो सिर्फ एन पे डिपेंड कर रहा था, अभी एल का रोल कहाँ से आ गया। तो देखो क्या होता है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ जिसमें आपका स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कोई आ जाती है, लेट सपोज कि ये है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में ना, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में भी दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने कह दिया ई ए, इसको मैंने कह दिया ए बी, ठीक है। तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको अटैच रखेगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने इन्फ्लुएंस में रखेगा और अटैच रखेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसके इफेक्ट में, बट क्या होता है, देखो पहले जब सिंपल हाइड्रोजन था तो सिर्फ यहाँ पे एक अट्रैक्शन थी, दूसरा इलेक्ट्रॉन था नहीं। बट जब हम एटॉमिक सीरीज में ऊपर जाते हैं तो ऐसे एटम्स आते हैं जिनके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ये एक इसके पास अट्रैक्शन दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अट्रैक्शन दिखा रहा है, बट एक नई चीज शुरू हो गई कि दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं अभी इस कंपाउंड में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, समझ रहे हो। तो क्या करेगा, जो ये इस इलेक्ट्रॉन, जिस न्यूक्लियस का इस पर इम्पैक्ट होगा, इन द एब्सेंस ऑफ दिस, वो कुछ और होगा, और जब ये यहाँ ई ए प्रेजेंट है
तो ये जो इसका इम्पैक्ट इस पे होना था वो उतना नहीं होगा जितना इसके एब्सेंस में होना था, कुछ कम हो जाएगा और वो इफेक्टिव हो जाता है। मीन्स कि उसे क्या देते हैं, जेड इफेक्टिव, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है कि द इन्फ्लुएंस, द अफेक्ट या द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स एरिया। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन में इस इलेक्ट्रॉन ने ना इसकी न्यूक्लियर पावर जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ होनी चाहिए थी उसको कम कर दिया है। ठीक है, तो उसको हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट अगर मैं कहूँ तो क्या होता है, when an electron is present between nucleus and other electron, this electron, let's say A, causes shielding, repulsion to EB, ठीक है, thus causing decrease in nuclear effect ऑन EB। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में आया और इसका जो इसके साथ 100 का इम्पैक्ट था उसको कम करके कितना कर दिया, 80 कर दिया, बाय शील्डिंग, मीन्स कि इसको रिपेल करके। समझ रहे हो, तो इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब क्या है, मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी जो है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मीन्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा और एनर्जी उतनी कम। ठीक है, तो अब दूर होते हुए ऑर्बिट, दूर होते हुए ऑर्बिट, आपको पता है एस जो है वो सबसे पास है, बट कैसे पास है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो एस इलेक्ट्रॉन पे बहुत अच्छा होता है। कैसे पता चला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत स्टेबल है, उस इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी चेक करी गई तो वो बहुत कम थी। जो दूर 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 होते गए उनकी एनर्जी जो थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। अब आप इस चीज़ को कोरिलेट कर पा रहे होगे कि देखो जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो उस एस ऑर्बिटल पे जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत, न्यूक्लियस का बहुत अच्छा इंपैक्ट है। न्यूक्लियस ने एस ऑर्बिटल को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, तो उसकी क्या हो गई, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई और एनर्जी जो हो गई वो कम हो गई। जबकि दूर 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 जाते जा रहे हो, आपने पी ऑर्बिटल की स्टडी की, उसमें आपने देखा कि उस पी ऑर्बिटल की तो एनर्जी बड़ी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। मतलब क्या हुआ, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो हम जब एनर्जी इसी इसी वे से हमने क्या निकाला, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो गया, एस की सबसे कम, पी की उससे ज़्यादा, फिर डी, फिर एफ। तो ये ट्रेंड जो है या क्लोजनेस, यहाँ से हमें क्या पता चल गया, कौन सा जो है आपका जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी वो एस ऑर्बिटल है, और वो क्या है, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। अब इसके बाद हम लोग आ गए कि किसी जब फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं, फिडअप करते हैं, उसे क्या देते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मीन्स हम इलेक्ट्रॉन जो है वो बार बार बारी बारी भरते जा रहे हैं, किसी किसी स्पीशीज़ के लिए, हाइड्रोजन के लिए भरते हैं, हीलियम के लिए भरते हैं, किसी के लिए भरते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिट्स आपको पता ही, ऑर्बिटल्स आपको पता ही है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चला, डीजेनरेट ऑर्बिटल पता चल गया। फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद हमारे पास ना बोहर ब्यूरी रूल आया। बोहर ब्यूरी रूल कहता था ना, जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करते हैं ना, तो उसको n+l की रेशियो में करते हैं। मीन्स कि जिसकी सबसे ज़्यादा n+l वैल्यू आएगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग थी ना, वो हम लोग ऑफ बाय प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे कि पहले लोअर लेवल ऑफ एनर्जी भरते हैं, फिर हायर लेवल ऑफ एनर्जी भरते हैं। तो बोहर ब्यूरी रूल जब आया ना, तो वो कहता है कि n+l जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, मतलब जितना ज़्यादा n+l होगा उस चीज़ की उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। मीन्स कि अगर मैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s है ना, 3d लिखूँ, क्योंकि जबकि मैंने सही ट्रेंड में लिखा है एनर्जी के, एनर्जी का ट्रेंड ये होता है। तो यहाँ देखो क्या आएगा, 1s में 1+0, 2s में 2+0, 2p में 2+1,
3s में 3 प्लस 0, इसमें 3 प्लस 1, 4 प्लस 0, 3 प्लस 2। अब देखो क्या है, इसकी एनर्जी कितनी, इसका नंबर कितना आ रहा है, 1 2 3 3 4 4 5। जिसका नंबर बढ़ता जा रहा है उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी बात आ गई थी, कई केस में बोहर बुरी ने बोला कि अगर n जो है वो सेम आ जा रहा है, अगर n प्लस वैल्यू, अगर n प्लस एल वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, तो एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी, आपकी n पे डिपेंडेंट हो जाएगी उस केस में। तो देखो इस केस में भी 3 आ रहा है और इस केस में भी n प्लस एल जो है वो 3 आ रहा है, बट हमने प्रियोरिटी किसको दी, 3s को दी, तो जिसका n ज़्यादा होगा उसको हम लोग प्रियोरिटी देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल पे। तो ऑफ बो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जब भी फीलिंग होगी ना, तो बोहर ब्यूरी रूल के अकॉर्डिंग होगी, मीन्स के क्या होगी, पहले लोअर एनर्जी शेल भरेंगे, फिर हाइयर एनर्जी शेल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, उसको आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, बुक में भी से देख सकते हो, जैसे मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ऑफ वो प्रिंसिपल, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ऑर्बिटल of lowest energy first and then subsequent electrons are fed in order of increasing energy। तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई और डेफिनेशन जो है वो आप लिख सकते हो। इसके लिए एक और सिंपल सा रूल है, 1s 2s 3s 4s 5s ऑफ बॉब प्रिंसिपल को वो करने के लिए। बेसिकली ऑफ बॉब प्रिंसिपल जो है n प्लस एल रूल पे चल जाएगा, आप अगर n प्लस एल लगाते जा रहे हो, बट अगर आपको नहीं लगाना है, वो लेंथी लग रहा है, तो ये एक और तरीका है। थ्री डी, 4d, 5d, 4f, 5f। तो देखो ये क्या है, इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स की फिल कैसे होगा, अगर आपने बहुत ब्यूटी रूल नहीं लगाना, बहुत दिमाग खराब कर रहा है, बहुत लंबा है, तो यहाँ ऐसे चलता है, देखो 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देख रहे, आपने ऐसे भरते जाना है, पहले 1s आएगा, 2s 2p आएगा, 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर 3s आएगा, फिर 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर उसके बाद क्या आएगा 3d, है ना, फिर उसके बाद आपका 4p, फिर 5s। ऐसे जो है ये ट्रेंड चलेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये भी आप ऑफ बॉव के थ्रू क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बिल्डिंग अप का भी, ऑफ बॉव का बेसिकली जर्मन वर्ड में मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। तो यही है, पहले लोअर एनर्जी लेवल को फिल करोगे, फिर उसके बाद हायर लेवल ऑफ एनर्जी को फिल करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। ऑफ बॉव प्रिंसिपल के बाद आपका आ जाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा, दूसरी लैंग्वेज में वही चीज़ है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एन ऑर्बिटल, हम जो कि करके आए हैं, जिसका हमने इनडायरेक्टली मीनिंग पढ़ लिया था, बट ये यहाँ पे डायरेक्टली कह रहा है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट maximum two electron, that too with opposite spin। तो देखो ये उस चीज़ से भी क्लियर हो गया था, जो आपका पिछला वर्ड, जो पिछला स्टेटमेंट हमने पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का लिखा था कि टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट हैव ऑल द फोर क्वांटम वैल्यूज सेम। ठीक है, तो वो उस चीज़ से भी ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो जाते थे कि एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो दो भी क्या होंगे, ऑपोजिट स्पिन के होंगे, क्योंकि अगर स्पिन भी उन दोनों एटम का सेम हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी सेम है, मतलब प्रीवियस चारों चीज़ें भी सेम होंगी, तो ये तो क्या कह देगा, चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, जो कि इसने पहले ही बोल दिया कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। तो वन एंड द सेम थिंग है, उसी को घुमाकर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद आपका जाता है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है ना कि जो डी, वैसे तो उसने डीजेनरेट वर्ड का नाम मतलब यूज़ नहीं किया था, बट मैं डीजेनरेट मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, है ना। तो सेम एनर्जी ऑर्बिटल ये कहता है, या फिर डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट filled singly then paired up। तो पहले क्या, ये ऑर्बिटल है, मान लो ए डी ऑर्बिटल है,
ठीक है, आपके पास है 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 5, छठा ऐसे भर दिया, या फिर ऐसे कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया। ऐसे नहीं करना है। तो सब क्या कहता है, पहले जो डीजेनरेट या सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स रहेंगे उनमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले सिंगली फील्ड होगा। नीचे देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो पहले इसमें एक, अगले में एक 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 एक, अब सब में एक एक आ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें फिल करोगे वो ऑपोजिट स्पिन का वो ऐसे फिल करोगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, होन रूल ऑफ मैक्सिमम सेम एनर्जी ऑर्बिटल या डीजेनरेट ऑर्बिटल फर्स्ट फील्ड सिंगली देन पेयर्ड अप। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा कर लिया है, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म है। इसमें जो है अब मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ लिख के देखता हूँ, क्या कहते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट्स सपोज मैंने N11 के लिए लिखना शुरू किया। छोटी क्लास में लिखते थे 281, अब क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इसका पर्टिकुलर ऑर्बिटल बना के, तो पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 2p, 2s, 2p, 3s। तो कैसे होगा, पहले 1s में 1, फिर 2, पर्टिकुलर ऑर्बिटल का अपना हो जाएगा। ठीक है, अलग ऑर्बिटल हो गया तो पहले उनको फिल करना है, ये नहीं कि अब आप सीधा आगे 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 लेते जा रहे हो। पहले 1s का है तो 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन अपने भर दिए, 2s का है तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s में, इसमें 6 हैं तो कैसे भरोगे, पहले 1 2 3, पहले सिंगली फिल्ड हो गए, अब जो पट है ऑपोजिट स्पिन के वो डालोगे 6, और ये है आपका वे। तो आपको पता है मोस्टली नाइट्रोजन जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एन पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और अपना नोबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर देता है, जो क्या है, नियॉन। ठीक है, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को इस ऐसे भी लिख सकते हो, नियॉन 3s1, अगर आप केवल नाइट्रोजन का लिख रहे हो। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं 30 तक के पहले लिख ले रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 30 तक के आपको लिख दे रहा हूँ। कौन कौन से आते हैं, एक आपका क्रोमियम में आता है, एक आपका कॉपर में आता है, और एक आपका जिंक में आता है, एक्सेप्शनल एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उसको पहले क्रोमियम का क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू बोहर-ब्यूरी रूल 1s 2s 3s 3p 4s 3d ऐसे चलता है। ठीक है, ये आप देख लेना, चाहे तो बोहर-ब्यूरी रूल लगा लेना, ये चलता है। तो सबसे पहले ये शेल भरा जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब क्रोमियम का अगर मैं लिखता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ पहले 1s2 2s2 2p6, ये 2p छोड़ दिया यहाँ, 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p6 4s2 3d, 24 है ना, 2 10 11 12, और ये 20, और 20 के बाद 4। ये हमने क्या सोचा था, हमने अज्यूम किया था ये होगा, बट इन एक्चुअल क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ तक तो सेम रहता है। यहाँ जाता है आपका 4s1 3d5, ये आपका एक्सेप्शनल हो गया। दूसरा ये क्या होता है, कॉपर में भी यहाँ तक सेम रहेगा। कॉपर का होता है क्रोमियम, क्या होता है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन लिथियम मोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन